हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के सीरीज़ में जो पिछला वाला टॉपिक कवर किए थे प्रेसिडेंट, उसी के आज हम लोग पार्ट 2 को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, आज इसका प्रेसिडेंट वाला जो टॉपिक है उसका ये दूसरा भाग है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि यहाँ से अक्सर आपको सवाल देखने को मिल जाते हैं वनडे एग्जाम से लेकर के सिविल सर्विसेज तक। ओके, तो पिछले पार्ट में मैंने प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बेसिक जो पॉइंट थे उनको डिस्कस कर रखा है। ओके, तो आज हम उस पॉइंट को वापस रिपीट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी टाइम उसमें 15 से 20 मिनट मैंने दे रखा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि प्रेसिडेंट से मतलब आर्टिकल से संबंधित थे, प्रेसिडेंट के जो क्वालिफिकेशन है वहाँ से संबंधित थे, प्रेसिडेंट के जो पावर थे वो भी उसी में मैंने मेंशन कर दिया है। तो मैंने जितना फैक्चुअल पॉइंट यहाँ से बन सकता था वो मैंने वहाँ पे कवर कर दिया है, और बाकी जितने पॉइंट्स कॉन्सेप्चुअल या फैक्चुअल आपको सवाल आते जाएंगे उसमें मैं आपको बताता चलूँगा। तो मैं उन सारे पॉइंट को वापस रिपीट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी समय बहुत चला जाएगा, तो कोई इसका मतलब नहीं है। तो आज हम लोग इस टॉपिक के पार्ट 2 में सीधे हम लोग सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो आज का जो स्टूडेंट इस टॉपिक के पार्ट 2 का द्वितीय पार्ट का आज जो पहला सवाल है वो क्या कहना चाह रहा है, हम लोग सीधे उसी सवाल पे चलते हैं। ओके, तो आर्टिकल मतलब आज का ये पहला सवाल ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये है कि ये सवाल ये कहना चाह रहा है कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो निम्नलिखित में से किसके पास भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग, माफ़ कीजिएगा, इम्पीचमेंट मतलब होता है महाभियोग, तो महाभियोग का प्रस्ताव शुरू करने का अधिकार है। यानी किसके पास भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव शुरू करने का अधिकार है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट इसी को बोलते हैं महाभियोग, वो इन चारों ऑप्शन में से दिए गए किस ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो बेसिकली कहने का मतलब है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी जो संसद का दोनों सदन है उसकी बात कर रहा है। तो जैसे इसमें दोनों सदन का मतलब हो गया लोकसभा एंड राज्यसभा। इसके अलावा ऑप्शन बी कह रहा है लोकसभा, सी कह रहा है राज्यसभा, और चौथा कह रहा है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इम्पीचमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सवाल जस्ट अ मिनट। या प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, ये हमारे संविधान में आर्टिकल 61 इसकी बात करता है। कौन सा आर्टिकल? 61। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 61 क्या कहता है कि प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया का प्रावधान है वो आर्टिकल 61 इसकी बात करता है। इस प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो ये इम्पीचमेंट प्रोसीजर है इसके तहत राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट तभी लाया जा सकता है जब राष्ट्रपति महोदय या महोदया संविधान का उल्लंघन करते हैं, यानी संविधान का जो प्रोसीजर है उसका उल्लंघन करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट जो है वो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेंगे उसी ग्राउंड पे ये प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट को लाया जा सकता है। ओके सॉरी, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट एक तरीके का क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है ये, यानी ये एक तरीके का अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, और इसमें संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि चाहे आप लोकसभा में इसको पेश कर दीजिए, चाहे इसको राज्यसभा में पेश कर दीजिए, लेकिन ये संसद के किसी भी हाउस में आप इसको पेश कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप सिर्फ लोकसभा में ही कर सकते हैं, सिर्फ राज्यसभा में। यानी कहने का मतलब है कि संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व नोटिस देनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 14 दिन 14 डेज की पूर्व नोटिस देनी पड़ेगी। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग जब भी आप लाएंगे तो उस संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी नोटिस देने जरूरी है।
ओके। तो संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व का नोटिस देने के बाद ही आप महाभियोग की कार्यवाही जो है वो शुरू कर सकते हैं। ओके। और जिस भी हाउस में, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा हो, तो इन आरोपों पर सदन के 1/4 यानी कहने का मतलब है 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जिस सदन ने इस आरोप को तैयार किया है, यानी प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट को अगर आप लाना चाह रहे हैं, तो जो भी हाउस, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, उस किसी न किसी एक सदन के द्वारा इस चीज़ को तैयार किया गया होगा कि हमें राष्ट्रपति के खिलाफ एक महाभियोग लाना है। तो उस सदन में, चाहे लोकसभा या राज्यसभा हो, उस सदन के सदस्यों की जो संख्या होगी उसके 25% लोगों को, यानी 25% मेंबर को या 25% सदस्य जो हैं उनके हस्ताक्षर होना जरूरी है। और महाभियोग जो प्रस्ताव है वो सदन के कुल सदस्यों के 2/3 यानी लगभग 66.66% से बहुमत से पारित होना जरूरी है, जिसके बाद अगर वो हाउस उस चीज़ को पारित कर देगा तो वो दूसरे सदन में भेजा जाएगा उन आरोपों को जांच करने के लिए। सॉरी, कहने का मतलब यह है कि जब कोई मतलब हाउस होगा, मतलब लोकसभा है चाहे राज्यसभा, उसमें से कोई भी एक हाउस जो है उस महाभियोग को लाने के लिए राज़ी हो जाएगा, तो वो सबसे पहले उस हाउस में जितने भी मेंबर हैं उसके 25% लोगों का उस दस्तावेज पे हस्ताक्षर जरूरी है। इसके बाद उस हाउस में 2/3 मेंबर उसको पारित करेंगे। इसके बाद वो दूसरे हाउस को भेज देंगे। अगर लोकसभा में पारित हुआ है तो राज्यसभा को भेजा जाएगा, अगर राज्यसभा के द्वारा उसको पारित किया गया तो लोकसभा में भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जांच करनी है, उस आयोग जो आरोप है उसकी जांच करनी है। अगर वो जांच सिद्ध हो जाएगा तो यदि दूसरा सदन भी आरोपों को सही पाएगा, यानी जो दूसरे में आप भेज रहे हैं अगर वो भी उन आरोपों को सही पाएगा, तो उस हाउस में भी 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा। जब दोनों हाउस लगभग 2.3 बहुमत से वो महाभियोग प्रस्ताव को पारित करेंगे, तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने के तारीख से उनके पद से हटा दिया जाएगा। यानी जिस दिन वो महाभियोग प्रस्ताव दोनों हाउस के द्वारा पारित कर दिया जाएगा, उसी दिन राष्ट्रपति को उस प्रस्ताव से, मतलब उनके पद के द्वारा हटा दिया जाएगा। तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिया। ये इम्पीचमेंट वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इसका ये आर्टिकल है, ये डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ लेता है कि प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल के तहत यहाँ पे संविधान में डिस्कस किया गया है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे अभी ये भी ध्यान रखिएगा कि आज तक कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं है भारत का जिसके अगेंस्ट ये प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट को लाया गया है। ओके, अभी तक ऐसा कोई प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट भारत के किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं लाया गया है। तो जस्ट मैं इसको के लिए एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ कि प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट जो है प्रेसिडेंट का वो किस आर्टिकल के तहत या किस अनुच्छेद के तहत मेंशन किया गया है संविधान में। तो आर्टिकल 61 कहता है, किस बेस पे करता है, तो ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यह एक तरीके का क्वाशी जुडिशियल प्रोसीजर है और इट कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, आफ्टर गिविंग अ 14 डेज प्रायर नोटिस टू द प्रेसिडेंट। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कहना चाह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया कि चाहे वो आप लोकसभा इसको कर सकता है चाहे राज्यसभा, यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउस में किसी भी हाउस में इसको इस पावर को, इस मोशन को इनिशिएट किया जा सकता है, इसकी शुरुआत की जा सकती है। तो इसका करेक्टली आंसर अगर देखें आप तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगले सवाल पे मूव करते हैं हम लोग। अगला सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट कि एट लीस्ट हाउ मेनी डेज ऑफ प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी बेसिकली वही कह रहा है कि जो प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ लाया जाएगा वो किसी भी हाउस द्वारा कितने दिन पहले उनको नोटिस देना जरूरी है। तो मैंने अभी आपको बताया उसके लिए 14 दिन 14 डेज एडवांस में आपको नोटिस देना जरूरी है। किसको? राष्ट्रपति जी को। तभी आप उनके खिलाफ प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट को लाया जा सकता है। ओके, तो पहला ऑप्शन कह रहा है 7 दिन, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है 14 दिन, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। ये सवाल कह रहा है कि द वैकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इज टू बी फिल्ड विद इन। यानी कहने का मतलब ये है कि बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है अगर वो वैकेंट हो जाएगा उसको कितने मतलब समय के अंदर उसको फिल कर लेना है।
90 डेज, ऑप्शन ए कह रहा है 90 दिन, ऑप्शन बी कह रहा है 6 महीने, ऑप्शन सी कह रहा है 9 महीने, ऑप्शन डी कह रहा है 1 साल। तो मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको डिटेल में बताया था कि जब भी किसी राष्ट्रपति का पद खाली होने वाला होता है उसके 6 महीने पहले ही चुनाव करा लिया जाता है। यानी आर्टिकल 62 क्लॉज 2 जो है इस बारे में बात करता है कि राष्ट्रपति का जो रिक्त पद है वो 6 महीने के भीतर भरा जाना जरूरी है, यानी उसको भर लिया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 मंथ। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट कि इन केस द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल्स वैकेंट, तो फॉल्स वैकेंट एंड देयर इज नो वाइस प्रेसिडेंट आल्सो। कहने का मतलब ये है कि सवाल ये कहना चाह रहा है कि अगर राष्ट्रपति जी का पद जो है वो खाली है और वाइस प्रेसिडेंट साहब भी नहीं है तो हु अमंग द फॉलोइंग वुड बी एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो इन चारों ऑप्शन में से वो कौन है जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऑप्शन बी कह रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी कह रहा है लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन डी कह रहा है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। तो एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी राष्ट्रपति जी का पद अगर खाली होगा, यानी सपोज कीजिए कि प्रेसिडेंट साहब या प्रेसिडेंट महोदय किसी वजह से अब्सेंट हैं, वो अपने पद का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके अब्सेंट में सेकंड जो चांस मिलेगा वो वाइस प्रेसिडेंट साहब को मिलेगा। यानी जब भी प्रेसिडेंट का पद खाली होगा तो जो देश के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जी होंगे उस पद को ग्रहण करेंगे। इन केस अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब भी अनुपस्थित हैं या उस पद को ग्रहण करने में आप कह लीजिए कि अनयोग्य हैं, तो आप कह सकते हैं कि अगला जो कैंडिडेट होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे उन्हें एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। इन केस अगर मान लीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एब्सेंट हैं उस पद को ग्रहण करने के लिए, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होंगे वो इस पद को ग्रहण करेंगे, यानी वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। मैंने सिंपली आपको इतना बताया इस सवाल में। सवाल यही कहना चाह रहा है कि अगर प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाए और साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट भी उस समय मौजूद ना हो, तो इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन होगा कि जो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर सकेगा। किसके रूप में? एक्टिंग कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन सा इसमें काम करेगा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको यही बताया कि भारत का राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 ये कहता है या इसमें ये प्रावधान करता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ओके, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो यही पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर प्रेसिडेंट साहब अगर एब्सेंट हैं तो उनके केस में वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जी काम करेंगे एज अ कार्यवाहक राष्ट्रपति। अगर ये भी एब्सेंट हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी काम करेंगे, और ये भी एब्सेंट हैं तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस पद को धारण करेंगे यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। ये कह रहा है कि द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा, ज्वाइंट सिटिंग की बात कर रहा है, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर आर्टिकल 108 इज समन्ड बाई। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 108 जो है वो ज्वाइंट सिटिंग की बात करता है। किसकी? ज्वाइंट सिटिंग की बात करता है यानी संयुक्त बैठक की बात करता है। ओके, अगला पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आर्टिकल 108 के तहत जो ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है इसको बेसिकली अगर देखा जाए तो बुलाता कौन है, तो इसे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, यानी इसे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है यानी समन किया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ज्वाइंट सिटिंग को बुलाया जाता है। एक पॉइंट यहाँ पे और आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इसकी जो अध्यक्षता होगी, इस ज्वाइंट सिटिंग की जो अध्यक्षता होगी, वो कौन करेगा? तो स्पीकर करेगा, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। स्पीकर के द्वारा किया जाएगा
कहाँ के होते हैं? ये बेसिकली लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पे आपको 3-4 पॉइंट देखने को मिला। सबसे पहले ये कि आर्टिकल 108 कहता क्या है? तो आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक की बात करता है। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति, इस देश के राष्ट्रपति द्वारा इस बैठक को बुलाई जाती है। और अगर इसकी ये भी सवाल आपसे पूछे कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा किया जाता है। ये बात कहाँ कही गई है? तो ये बात 118 आर्टिकल 118 क्लॉज 4 में ये बात कही गई है। ये आर्टिकल अगर आप ध्यान रख पाएंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इसको। तो स्पीकर जो हैं वो इस ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करते हैं। तो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है कि द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर आर्टिकल 108 इज समन्ड बाय, यानी बुलाया किसके द्वारा जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बुलाया जाता है। अगर ये पूछा होता कि इसको चेयर कौन करते हैं या इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो आपका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। ये आर्टिकल और ये ज्वाइंट सेटिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, यानी भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है उनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ही इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। बात ये सही है, तो बिल्कुल सही बात है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद के अभिन्न अंग होते हैं या संसद के एक घटक होते हैं। ये बात कहाँ कही गई है? तो ये बात आर्टिकल 79 में कही गई है। आर्टिकल 79 क्या कहता है? तो भारत के राष्ट्रपति संसद के एक अभिन्न अंग हैं, यही आर्टिकल 79 कहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो सही है। यहाँ पे पूछा क्या है कि राष्ट्रपति के बारे में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि ही पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन द बोथ हाउसेस, यानी वो जो पार्लियामेंट्री हाउसेस हैं उनके डिस्कशन में भाग ले सकते हैं। तो ये बात नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो राष्ट्रपति जी हैं वो संसद के डिस्कशन में भाग नहीं लेते। ओके। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि ही एड्रेसेस द ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस एवरी ईयर। बात ये बिल्कुल सही है कि जो राष्ट्रपति जी हैं वे प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की जो ज्वाइंट सीटिंग होती है उसको संबोधित करते हैं, ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि ही कैन प्रमोलगेट ऑर्डिनेंस इन सर्टेन सिचुएशन। ऑर्डिनेंस अगर देखा जाए तो आर्टिकल 123 जो है हमारे संविधान का 123 आर्टिकल 1, 2, 3 बड़ा प्यारा आर्टिकल है 1, 2, 3। ये किसकी बात करता है? तो ये ऑर्डिनेंस की बात करता है। तो ही कैन, ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि ही कैन प्रमोलगेट ऑर्डिनेंस इन सर्टेन सिचुएशन, यानी वे कुछ परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो बात ये बिल्कुल सही है कि वे यानी राष्ट्रपति संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ये कहाँ बात कही गई है? तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 123 में इस बात को कहा गया है। ओके। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है वही पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ही पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन ऑफ बोथ हाउसेस। नहीं, ये बात गलत है। वो संसद के दोनों मतलब हाउसेज में जो डिस्कशन होता है उनमें भाग नहीं लेते। उनका भी अपना एक ऑरा है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी जाके मतलब बैठ जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बेसिकली राष्ट्रपति जो हैं वो संसद के दोनों हाउस में जो डिस्कशन होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल असर्शन रीजन का है, कथन कारण का है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो कथन क्या कह रहा है वो देखते हैं कि द प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये बात सही है। तो आर्टिकल 79 अभी हम लोगों ने पिछले सवाल में देखा कि यही बात कहता है कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो संसद के एक अभिन्न अंग हैं। ओके। रीजन क्या कह रहा है कि अ बिल पास्ड बाय द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये बात सही है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर इसे हिंदी में हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित जो विधेयक यानी बिल राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। तो बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि होता क्या है कि सपोज कीजिए ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट होता क्या है इसमें एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। तो जब भी कोई मेंबर एक बिल को ले आता है तो ये किसी एक हाउस में पारित करता है, एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही आप पेश कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं कर सकते, क्योंकि मनी बिल के रिगार्डिंग अगर देखें तो राज्यसभा के बाद कोई पावर होती नहीं है। तो
कोई भी अगर बिल ले लीजिए तो वो आप चाहे लोकसभा में पेश कीजिए चाहे राज्यसभा में पेश कीजिए, तो होता क्या है कि अगर एक हाउस लोकसभा सपोज कीजिए यहाँ पे आप पेश किए और उसने पास कर दिया तो वो दूसरे हाउस में जाता है, दूसरा हाउस भी अगर उसको पास कर दिया तो वो सीधे प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है एसेंट के लिए, उनकी सहमति के लिए। तो अगर उन्होंने उसी पे सहमति दे दिया तो वो बिल जो अभी बिल कहलाया जा रहा था फिर आगे चल करके वो एक ऐसे मतलब आप एक्ट हो जाएगा, एक कानून बन जाएगा। ओके, तो प्रेसिडेंट की ज़रूरत होती है, प्रेसिडेंट के सहमति की ज़रूरत होती है, प्रेसिडेंट के साइन की ज़रूरत होती है। ये बात कहाँ कही गई है? तो ये बात कही गई है आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 में ये बात कहा गया है। ये कहता है कि कोई विधेयक तभी कानून बनेगा जब उसे राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देंगे। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है और यहाँ पे रीज़न भी सही है, लेकिन यहाँ पे रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेन करती है कि नहीं? तो बिल्कुल करती है, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय द पावर टू विदहोल्ड हिज असेंट टू इज बिल assent to any bill passed by both the houses of the parliament। कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर अपनी सहमति रोकने का अधिकार है। ओके, तो ये अभी पिछले वाले जस्ट सवाल में हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 111 यही बात कहता है। आर्टिकल 111 क्या बात करता है? तो आर्टिकल 111 के अनुसार अगर देखा जाए तो जब कोई विधेयक यानी बिल संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसको एक्ट बनाना है। अभी वो बिल है, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देंगे तो वो एक कानून बन जाएगा, एक एक्ट बन जाएगा। तो उसे एक्ट बनाने के लिए वो प्रेसिडेंट के सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति यह घोषणा करेंगे कि वे विधेयक पर अपनी सहमति देते हैं या नहीं देते। ये प्रॉपर अगर देखा जाए तो ये राष्ट्रपति के विल के ऊपर डिपेंड करता है कि वे उस पर अपनी सहमति दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ओके, तो आर्टिकल 111 क्या कहता है? आर्टिकल 111 यही कहता है कि राष्ट्रपति यानी कोई भी विधेयक तभी कानून बनेगा जब उसे राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देंगे। आर्टिकल 63 की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 63 क्या बात करता है? तो ये बात करता है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा, भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में ये बात करता है, भारत के उपराष्ट्रपति के। आर्टिकल 108 क्या कहता है? आर्टिकल 108 अभी हम लोगों ने देखा ज्वाइंट सिटिंग की बात करता है, किसके? पार्लियामेंट के हाउसेस के बारे में, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 109 की अगर हम लोग बात करें तो ये स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल की बात करता है। ओके, तो ये मनी बिल के बारे में बात करता है आर्टिकल 109। तो मैंने चारों आर्टिकल को आपको बता दिया है। आर्टिकल 63 भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बात करता है, आर्टिकल 108 जो है वो ज्वाइंट सिटिंग की बात करता है, आर्टिकल 109 जो है स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल की बात करता है, और आर्टिकल 111 क्या कहता है? आर्टिकल 111 कहता है कि कोई भी विधेयक तभी कानून बनेगा जब उससे राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। ये सवाल कह रहा है कि Under which article of Indian Constitution did the President give his assent to ordinance on electoral reform when it was sent back to him by the Union Cabinet without making any changes in the year 2002? यानी ये 2015 का सवाल है, 2002 में ऐसी बात कही गई है। तो उस समय आई थिंक ये करंट में रहा होगा, इस वजह से इस सवाल को उठा लिया गया है। अगर इसे सवाल को समझने की कोशिश किया जाए तो ये सवाल मुख्य रूप से ये कहना चाह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति ने चुनावी सुधारों से संबंधित अध्यादेश यानी प्रेसिडेंट गिव हिज एसेंट ऑन द ऑर्डिनेंस ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म। ओके, किस मतलब भारत के राष्ट्रपति ने चुनावी सुधारों से संबंधित अध्यादेश ऑर्डिनेंस को अपनी सहमति दी जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे बिना किसी बदलाव के वापस भेज दिया था 2002 में। तो बेसिकली ये देखा जाए तो ये ऑर्डिनेंस की बात कर रहा है। तो ऑर्डिनेंस हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 123 जो है 1, 2, 3 जो है इसकी बात करता है। तो जहां भी होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आर्टिकल 123 आपका ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, तो आर्टिकल 123 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार है।
यहाँ पे जो बाकी आर्टिकल आपको देखने को मिल रहे हैं अदर ऑप्शन में, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 123 किस चीज़ की बात करता है? तो ये संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। यानी आर्टिकल 123 की अगर हम लोग बात करें तो ये कहता है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट। ओके। आर्टिकल 142 की अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में ये आदेश देता है। आर्टिकल 124 की अगर हम लोग बात करें, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में बात करता है। तो चारों आर्टिकल मैंने आपको बता दिया। इसका करेक्ट आंसर जो होगा आर्टिकल 123, जो कि ऑर्डिनेंस की बात करता है, अध्यादेश की बात करता है। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन एम्पावर्ड टू प्रोमोलगेट एन ऑर्डिनेंस। यहाँ पे भी ऑर्डिनेंस की ही बात कर रहा है। यानी संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 123 के तहत दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 360 क्या बात करता है? तो आर्टिकल 360 की अगर हम लोग बात करें तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। किसकी? फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात की बात करता है। आर्टिकल 356 की अगर हम लोग बात करें तो ये स्टेट इमरजेंसी की बात करता है। स्टेट इमरजेंसी की बात करता है। ओके। और आर्टिकल 200 की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 200 जो है ये एसेंट टू बिल्स की बात करता है, यानी विधेयकों पर अनुमति की बात करता है। ओके। तो चारों आर्टिकल मैंने आपको बता दिया। सारे जितने भी आर्टिकल यहाँ पे ऑप्शन के रूप में दिए गए हैं उनको आप कहीं न कहीं नोट करते चलिएगा, क्योंकि अगर PYQs में रिपीट किया, अगर आप इसे मिस किए तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। क्योंकि जितने भी PYQs हैं आज के समय में देखा जाए तो मेरिट इतनी हाई जा रही है कि सारे बच्चे इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ना कि उनको PYQs रटा होगा एकदम। तो यही रीज़न है कि PYQs को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ताकि पहले आप PYQs को सॉल्व करें, जिससे आपको एक आइडिया लगता चले कि UPPSC आखिर प्रीलिम्स में सवाल किस तरीके का पूछता है। आप PYQs को नहीं करेंगे या उसके सिलेबस को नहीं फॉलो करेंगे तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं और ये हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सवाल पूछेगा। आप सिलेबस को देखते हुए अपने सामने रखिए और उसको एनालाइज करिए। लगभग ऑलरेडी हर दिन 5-10 मिनट कम से कम उस पर दीजिए कि सिलेबस क्या है। आपको सिलेबस रटा होना चाहिए। सिलेबस के अलावा PYQs भी रटा होना चाहिए, क्योंकि PYQs अगर आप मिस किए तो आप बहुत पीछे जाएंगे। ये रीज़न है, ये फैक्ट है। आप इसे चाहे जिस भी सेंस में लीजिए, लेकिन ये रियलिटी मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर PYQs नहीं आ रहा है, अगर PYQs रिपीट हुआ तो बाकी बच्चे कर जाएंगे, आप बहुत पीछे हो जाएंगे। तो आप PYQs को जितनी बार हो सके उतनी बार एक एक ऑप्शन के साथ आप उसको ध्यान रखिए, क्योंकि मैं जितना भी PYQs को सॉल्व करा रहा हूँ हर एक ऑप्शन पे मेरा जोर होता है कि हर एक ऑप्शन को मैं डिटेल से डिस्कस करूँ। इस यही रीज़न है कि मैं जितने भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, जितने भी आर्टिकल उन ऑप्शंस में दिख रहे हैं, सारे ऑप्शंस को, सारे आर्टिकल्स को डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से जो है कौन कौन से लोग हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आता है। प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आता है, किसके? राष्ट्रपति जी के। ओके। यानी वो किन किन लोगों को अपॉइंट करते हैं उसके बारे में बात करता है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन की बात करता है। तो ये प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं। तो बात बिल्कुल सही है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। वाइस चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन की बात किया जाए तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी संवैधानिक पद हैं उसे ज़्यादातर अगर देखें आप केंद्रीय संवैधानिक पद, उसमें आपको ज़्यादातर राष्ट्रपति जी ही उसको अपॉइंट करते हैं। ओके। लेकिन उसके अलावा जो संवैधानिक के अलावा जितने पद हैं उनमें प्रेसिडेंट भी अपना मतलब सहयोग दे सकते हैं, यानी अपॉइंट कर सकते हैं, या बाकी और जगहों से हो सकता है। तो जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके जो चेयरमैन हैं उसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति ही उनको अपॉइंट करते हैं। तो चेयरमैन की बात किया जाए फाइनेंस कमीशन, तो वो एक तरीके का फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल 280 में इसकी बात कही गई है। तो ये एक संवैधानिक पद है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो इसके चेयरमैन को जो अपॉइंट करेंगे वो प्रेसिडेंट करेंगे। ओके। वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन की बात किया जाए तो प्लानिंग कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन है इसको कौन
इनके वाइस चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो प्रधानमंत्री खुद होते हैं। तो प्रधानमंत्री जब इसके चेयरमैन खुद ही हैं तो इसके वाइस चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा, तो प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही करते हैं। ओके, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, पहला वाला सही है। लेकिन तीसरा क्या कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरेटरीज, यानी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभा है, जहाँ पे मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, उनके चीफ मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। तो यानी 1 और 3 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका 26 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका गलत है। यानी वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, यहाँ पे मैं जो ये पॉइंट बता रहा था कि यूनियन टेरेटरी, जैसे आज के केस में अगर देखा जाए तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे पहले, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जी, अभी रेखा गुप्ता जी हैं। तो इनको अपॉइंट कौन किया था, तो इन्हें अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का था। इनको अपॉइंटमेंट उन्हीं ने दी, प्रेसिडेंट ने ही दिया था। इसके अलावा पुदुचेरी जो है वहाँ पे भी विधानसभा है, तो वहाँ पे अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि वहाँ के सीएम कौन है, बट उनको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं अभी करंट टाइम में, जब से ये जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरेटरीज के अंदर शासित प्रदेश बना है, तो पहले जो मुख्यमंत्री बने हैं वो उमर अब्दुल्ला बने हैं, तो उनको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही अपॉइंट किया गया होगा। ओके, तो वो केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वहाँ के सीएम को अपॉइंट करते हैं। बाकी जगह जो होते हैं वो डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, या लद्दाख हो गया, या आपका कह लीजिए कि लक्षद्वीप हो गया, ये दमन दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ये सब जितने आप कह लीजिए कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पे डायरेक्ट केंद्र का कंट्रोल होता है। तो वहाँ पे मुख्यमंत्री अगर नहीं है तो वहाँ पे मतलब जो मुख्यमंत्री के रिप्लेसमेंट होते हैं उनको वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पहला और तीसरा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एग्जीक्यूटिव पावर में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति महोदय किन किन पदों को अगर देखा जाए अपॉइंट करते हैं, तो जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ये अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा ये अटॉर्नी जनरल को करते हैं, चीफ जस्टिस एंड जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको भी अपॉइंट करते हैं। ये यूपीएससी के मेंबर्स को भी अपॉइंट करते हैं, मेंबर्स के साथ साथ उनके चेयरमैन को भी अपॉइंट करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो दूसरे और 2 जो मेंबर होते हैं उनको भी अपॉइंट करने का काम करते हैं। ये कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी ये अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा जो एम्बेसडर होते हैं, जैसे अगर आप यूपीएससी क्लियर करेंगे तो इंडियन फॉरेन सर्विस जो पाएंगे, तो उसके दौरान जब आप काफ़ी सीनियर हो जाएंगे तो एम्बेसडर हो गए या अदर जो डिप्लोमेट होते हैं वो सब भी, अगर आप आईएफएस बनते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। ओके, इसके अलावा अगर एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज़ की जो कमीशन होती हैं उनके जो मेंबर होते हैं या कमिश्नर जो होते हैं उनको भी ये राष्ट्रपति जी ही अपॉइंट करते हैं। गवर्नर ऑफ स्टेट यानी जो गवर्नर हैं अपने देश में जितने भी राज्य हैं वहाँ के, और उनको भी ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये राष्ट्रपति जी ही इसको अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे आप कह लीजिए कि विधानसभा नहीं देखी जाती, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यूनियन टेरेटरी के जो चीफ कमिश्नर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर हैं और इंटर स्टेट काउंसिल के जो मेंबर हैं उनको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं। तो इतना ढेर सारा लोगों को, जितनी भी आप कह लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं इस देश को चलाने में, तो उनमें ज़्यादातर अगर देखा जाए तो जो मेंबर होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, उसमें ज़्यादातर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, यानी यहाँ पे भी राष्ट्रपति के द्वारा कौन अपॉइंट किए जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, मैंने अभी बताया होते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, कैग जिसे हम लोग हिंदी में मतलब शॉर्टकट में इसे कैग बोलते हैं, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को एजीआई बोलते हैं, या एजी कह लीजिए तब भी आप हो जाएगा। ओके, गवर्नर ऑफ स्टेट ये भी अपॉइंट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी ऑप्शन में जो दिए गए हैं सबको अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा है जो जिन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता। तो वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, गवर्नर हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यानी उपराष्ट्रपति हैं, इनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता। इनको आर्टिकल 66 में एक प्रावधान किया गया है जो कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 66 में दिए गए तरीके से होगा, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है। जैसे कि अभी हम लोग प्रेसिडेंट की बात किए थे, तो प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन हो रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया कि कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैंने आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनके बारे में मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो संसद के इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इसके अलावा जो विधानसभा होती है वहाँ के जो इलेक्टेड एमएलए होते हैं, इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी, ये दो के 17वीं यानी 78th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इनको ऐड किया गया था। तो इनके जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आप कह लीजिए कि इलेक्शन के दौरान पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो नहीं करते। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में जब ये टॉपिक आएगा, आई थिंक अगला टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट ही हम लोग कवर करेंगे, तो उस केस में मैं आपको बताऊंगा कि उनके केस में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो आर्टिकल 66 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से किया जाएगा। तो ये बेसिकली एक तरीके से आप इसको अपॉइंटमेंट की अगर बात किया जाए तो प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट नहीं करते, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सवाल पूछा है कि कौन सा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटमेंट इनको नहीं दिया जाता। इसके पिछले सवाल में मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंटमेंट कौन देते हैं, कराते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर को भी यही करते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी यही करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि स्टूडेंट द कॉन्स्टिट्यूशन अथोराइजेज द प्रेसिडेंट टू मेक प्रोविजंस फॉर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ गवर्नर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, यानी संविधान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे असाधारण परिस्थितियों में राज्यपालों के कर्तव्यों या ड्यूटीज ऑफ गवर्नर के निर्वहन के लिए प्रावधान करते हैं। तो ये बात कही गई है आर्टिकल 160 में, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 160। ओके, आर्टिकल 160 क्या कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी आपात स्थिति में किसी राज्य के राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसे प्रावधान कर सकते हैं जो उन्हें उचित लगे। ओके, आर्टिकल 162 की अगर हम लोग बात करें तो ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट की बात करता है, यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की बात करता है। ओके, आर्टिकल 165 की अगर हम लोग बात करें तो ये एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट की बात करता है, यानी राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात करता है, जो कि किसी राज्य का सबसे बड़ा सरकारी वकील होते हैं ये। ओके, आर्टिकल 310 की अगर हम लोग बात करें तो ये जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार में जो एम्प्लॉय होते हैं उनके टेन्योर यानी उनकी पदावधि की बात करता है। ओके, तो चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया और इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्टिकल 160। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। ये कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, यानी भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार देता है। तो आर्टिकल 129 की बात करें तो आर्टिकल 129 जो होता है वो ये बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात कर रहा है किसके, सुप्रीम कोर्ट के। तो ये आर्टिकल तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या रहा है, आर्टिकल 132। आर्टिकल 132 अपीलेट जुरिस्डिक्शन की बात करता है। अपीलेट, जब ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वाला टॉपिक आएगा तब हम लोग उसमें डिटेल से डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे उस आर्टिकल को मेंशन कर दिया गया, तो मैं सिर्फ आपको ये बता दे रहा हूँ कि इसमें बात क्या कही गई है। तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन की बात करता है, यानी कुछ मामलों में जो उच्च न्यायालयों से अपीलों में सुप्रीम कोर्ट की अपीली अधिकारिता होती है, यानी अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट्स इन रिगार्ड टू सिविल मैटर। ओके, आर्टिकल 143 जो है, आर्टिकल 143 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 143 ही है जो कि राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वे कानून या तथ्य के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जब भी सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति महोदया इस परामर्श को लेते हैं तो वो उस चीज़ को, यानी सुप्रीम कोर्ट जो उनको सलाह देता है उस चीज़ को उस चीज़ को स्वीकार करने के लिए वो बाध्य नहीं होते, यानी बाउंड नहीं होते। अगर वो चाहेंगे तो उस चीज़ को मना भी कर सकते हैं, यानी उस जो भी सलाह सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं आर्टिकल 143 के तहत, ये प्रेसिडेंट के पावर पे डिपेंड, मतलब प्रेसिडेंट के विल पे डिपेंड करता है कि वो उस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, यानी वो बाउंड नहीं होते, नॉट बाउंड।
ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि क्योंकि कभी कभी ये फ्रेम कर देगा कि आर्टिकल 143 के तहत जब भी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देते हैं या कुछ सजेशन देते हैं तो वो उस चीज़ को मानने के लिए बाध्य होते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बाध्य नहीं होते। और यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन दे रखा है आर्टिकल 32, ये हम लोगों ने कितनी बार पढ़ लिया है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करता है, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। तो स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर था उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा, और ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो इसके थर्ड पार्ट को हम लोग अगले वाले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे और अपना सहयोग दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।